पहले ही यूरोप में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने न सिर्फ यूरोप ही बल्कि पूरी दुनिया शॉक हो गई। कुछ ऐसा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे तरीके से कभी हुआ था और नहीं हुआ होगा। कभी उम्मीद की गई थी कि आज दुनिया भर के लोग सोच रहे हैं कि आखिर यूरोप का क्या होगा, क्या फ्यूचर में बहुत जल्द ही हम लोगों को एक नया और बदला हुआ यूरोप नजर आएगा। और इस पूरे मैटर की वजह से मेनली अगर सबसे ज्यादा टेंशन किसी को है तो वो दुनिया भर के मुस्लिम देश और मुस्लिम देशों में भी खास तौर से टर्की है, वो देश जो सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों मैटर ये है कि जब कभी भी हम लोग यूरोप का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऐसे यूरोपियन देशों की तस्वीर आती है जो न सिर्फ बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक मतलब कि वहाँ पर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, बल्कि साथ ही साथ सारे देश काफी लिबरल भी है। यहाँ की जो राजनीतिक भी है वो भी ज्यादातर डेवलपमेंट के इशू पर ही चलती है। धार्मिक मुद्दों पर कोई भी नेता राजनीतिक नहीं करता। अगर कोई नेता ऐसा करता भी है तो पब्लिक ही उसको कबूल नहीं करती और उसको पूरी तरीके से नकार दिया जाता है। यही वजह है कि इतिहास में आमतौर पर किसी भी यूरोपियन नेता ने ऐसा करने का रिस्क भी नहीं लिया है। मगर दोस्तों अब जरा स्क्रीन पर इस इंसान को देखिए। नाम है गेट बिल्डर और काम है इस्लाम के हमेशा से खुलकर मुखालफत करना। ये दरअसल नीदरलैंड का एक ऐसा नेता है कि जिसके बारे में अगर मैं भी यही कहूँ कि पूरे यूरोप में इससे ज्यादा कट्टरपंथी और इससे ज्यादा इस्लाम दुश्मन नेता पिछले कई सालों के इतिहास में नहीं देखा है। सिर्फ नीदरलैंड और यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में चाहे कोई भी मैटर हो, मुसलमानों और इस्लाम से जुड़ा हुआ हर मामले में ही इस नेता का आम तौर पर इस नेता का बयान जरूर नजर आता है। यूरोप का कट्टरपंथी नेताओं को नकारने का जिस तरह का इतिहास रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लोग इस नेता को हमेशा हल्के में लिया करते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि किस्मत में कुछ और ही मंजूर है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही नीदरलैंड के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें पूरे यूरोप को हैरान करते हुए इस नेता ने भारी जीत हासिल की है। अब लगभग ये क्लियर हो चुका है कि बहुत ही जल्द हम लोगों को यूरोप के एक अहम और मशहूर देश नीदरलैंड की प्रधानमंत्री की गद्दी पर ये इंसान बैठा नजर हुआ आएगा। अब ये इंसान असल में कौन है, इसकी आइडियोलॉजी मतलब कि इसकी विचारधारा क्या है और आखिर पावर हासिल करने के बाद कौन कौन से फैसले लेने का ये इंसान ख्वाब रखता है, ये सब कुछ भी जान ही लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा हमारी दुनिया का एक यूरोपियन देश नीदरलैंड, जहाँ की आबादी वैसे काफी कम है, लगभग 70 लाख से 80 लाख के करीब है। और इस देश के जो राजधानी है वो है, आपको बता दूं कि वैसे मिलिट्री वगैरह के लिहाज से तो ये देश ज्यादा ताकतवर नहीं है और न ही इसके पास न्यूक्लियर वगैरह, लेकिन ये देश तो G7 या फिर G20 जैसे ग्रुप में भी शामिल नहीं है। मगर हाँ, उसके बावजूद भी ये देश काफी तरक्की याफ्ता और काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है और इसलिए जो कुछ भी इस देश के अंदर होता है उस चीज का असर सीधे तौर पर यूरोप के बाकी कंट्रीज में भी नजर आता है। और यही वजह है कि अब दुनिया भर के बहुत सारे एक्सपर्ट को ये खतरा सता रहा है कि अगर नीदरलैंड के अंदर एक ऐसा कट्टरपंथी नेता जीता है तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यूरोप के बाकी देशों की राजनीति में कुछ हमको ये ट्रेंड नजर आने लगे। मतलब ये न सिर्फ इस तरह के नेताओं को बाकी देशों में भी हौसला मिलने लगे बल्कि आम लोग भी उनके सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। बात करें अगर नीदरलैंड की पॉलिटिक्स सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर टोटल 150 सीट है, जिसमें से बहुमत हासिल करने के लिए मतलब मेजोरिटी पाने के लिए 76 सीट जीतना होती है। अब ये जो उसका कट्टरपंथी नेता है इसकी पार्टी को इस इलेक्शन में 37 सीट ही के करीब मिली है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जब बहुमत 76 पे है और मिली है सिर्फ 37 तो आखिर में ये कैसे कहा जा सकता है कि ये इंसान प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यूरोप के दूसरे बहुत सारे देशों की तरह नीदरलैंड का भी यही सिस्टम है कि यहाँ के इलेक्शन में कभी भी किसी को बहुमत नहीं मिलती। हमेशा से ही मल्टीपल पार्टी को कुछ सीट मिल जाती है और आखिर में गठबंधन मतलब कि पूरे ग्रुप के साथ ही मिलकर गवर्नमेंट बनाना पड़ती है। जिसकी सीट ज्यादा होती है जाहिर है उस गठबंधन में उसी की ज्यादा चलती है और उसी का नेता ही प्रधानमंत्री बन जाता है। मिसाल के तौर पर पिछली बार भी जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे उनकी पार्टी को खुद
सिर्फ और सिर्फ 34 मतलब के 34 सीट ही मिली थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टी से तो इस नेता को 3 सीट ज्यादा ही सीटें मिली है। बात करें अगर आइडियोलॉजी की मतलब की विचारधारा की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एंटी मुस्लिम नेता है, बल्कि इस इंसान को तो पूरे यूरोप के सबसे बड़े इस्लाम दुश्मन नेता के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इस नेता की जो पॉलिटिक्स पार्टी है उसका मेन एजेंडा ही एंटी इस्लाम है। यही वजह है कि इस इंसान ने हमेशा से ही कई इस तरह के वादे कर रखे हैं कि मैं जब भी पावर में आऊंगा, मतलब जब भी सत्ता हासिल करूंगा, तो इस्लाम को टारगेट करना शुरू कर दूंगा। मैं न सिर्फ कुरान पर पूरे तरीके से बैन लगा दूंगा, बल्कि मस्जिद वगैरह को भी बंद करवा दूंगा। और तो और कई बार इस नेता की तरफ से नीदरलैंड में रहने वाले मुसलमानों को इस तरह की धमकियां भी दी गई है, उनको नीदरलैंड से ही निकाल दिया जाएगा। यूरोप में इस इंसान की पहचान एक बड़े एंटी माइग्रेशन नेता की है। इस इंसान को हमेशा से ही माइग्रेशन का विरोध करते हुए देखा जाता है। यह नेता हमेशा से ही ये नारा देता आया है कि जो नीदरलैंड के हैं ये दरअसल डच लोग हैं और डची लोगों की है, मतलब जो इसके मूल निवासी है उन्हीं का देश है। जो दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग माइग्रेट करके नीदरलैंड में आ रहे हैं या फिर यूरोप में आ रहे हैं, उन सब को हमको हर हाल में रोकना ही होगा, और जो आ चुके हैं उनको वापस भेजना होगा। और तो और ये इंसान यूरोप में बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए इस्लाम के प्रभाव, इस्लाम के इन्फ्लुएंस से भी काफी ज्यादा परेशान नजर आता है। जो बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर इस्लाम फैल रहा है उसको लेकर ये नेता हमेशा से ही एक्टिव नजर आता है। ये नेता अपने भाषणों के जरिए सिर्फ अपने देश नीदरलैंड के लोगों को ही कहता है कि बल्कि बार बार यूरोप के अलग अलग देशों के नेताओं को भी वार्निंग देता रहता है। आज के दौर में यूरोप के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो दरअसल इस्लाम धर्म है। यूरोप में बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए इस्लाम के प्रभाव को और इस्लाम के इन्फ्लुएंस को हमको कंट्रोल करना ही होगा, वरना फ्यूचर में हमारा यूरोप वो यूरोप नहीं रहेगा कि जिसको आज के दौर में हम लोग देखते हैं। सिर्फ नीदरलैंड या फिर यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के दूसरे इलाकों में भी अगर इस्लाम और मुसलमानों के रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो और कोई भी मामला होता है तो नीदरलैंड का ये नेता उस पर बोलने का मौका कभी नहीं छोड़ता। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भारत देश में होने वाला नुपुल शर्मा का पूरा मैटर तो याद ही होगा। उस मैटर में जहाँ एक तरफ मुस्लिम देशों में गुस्से का माहौल नजर आ रहा था और मुस्लिम देशों की तरफ से लगातार भारत देश के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, तो वहीं दूसरे तरफ इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद ये नेता उस मैटर में नुपुल शर्मा को खुलकर सपोर्ट कर रहा था। इस नेता ने बार बार सोशल मीडिया पर कहा था कि नुपुल शर्मा ने जो कुछ भी गलत कहा है वो गलत नहीं कहा है, बल्कि नुपुल शर्मा ने सही कहा है और माफी नुपुल शर्मा को नहीं बल्कि नुपुल शर्मा को मुखालिफ लोगों को मांगना चाहिए। दोस्तों, टर्की देश को लेकर भी इस नेता का रोल काफी सख्त रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टर्की दुनिया का एक ऐसा देश है कि जो लोकेशन के एंगल से ऐसी जगह पर मौजूद है कि उसका एक बॉर्डर तो एशिया से मिलता है जबकि दूसरी साइड का बॉर्डर यूरोप से मिलता है। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि अगर आप लोग तुर्की का दौरा करोगे तो आपको पता चलेगा कि कल्चर वाइज भी मतलब वहाँ के लोगों का जो खान पान और जो पहनावा या फिर बोलचाल, उन सभी में दोनों जगह का असर दिखाई देता है, मतलब यूरोप का भी और एशिया का भी। और यही वजह है कि ऐतिहासिक तौर पर लंबे वक्त से ही टर्की की ये कोशिश रही है कि उसको भी यूरोपियन यूनियन का नाम जो ग्रुप में है उसमें शामिल कर लिया जाए, मगर कभी भी तुर्की अपनी इस बड़ी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। इस चीज को लेकर भी एक बार नीदरलैंड के इस बड़े नेता की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि एक तुर्क लोग हो, तुम्हारे जो गवर्नमेंट है वो तुमको बेवकूफ बना रही है, न तो यूरोपियन हो और न ही कभी यूरोपियन बन सकोगे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इस नेता की तरफ से ये इस्लाम को बताया गया। कहा गया था कि एक इस्लामिक स्टेट है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। और तो और इस नेता की तरफ से उस वीजा फ्री ट्रेवल की पॉलिसी को भी मुखालफत की गई थी जिसका प्लान नीदरलैंड के गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा था। दरअसल नीदरलैंड की गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि चलो अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम हम लोग को ऐसा करते हैं कि टर्की में एंट्री करने के लिए वीजा फ्री कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नीदरलैंड्स के लोग अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए टर्की जाते हैं। तो इस नेता ने इस चीज का भी खुली मुखालफत की थी और कहा था कि जो कोई भी इसको फेवर करने की कोशिश करेगा बल्कि उसके खिलाफ वोट करके पावर उसको दूर भेज देगी। टर्की, इंडिया और इस तरह की दुनिया के बहुत सारे देशों की तरह पाकिस्तान में भी नीदरलैंड का ये नेता काफी मशहूर है। उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि कुछ साल पहले जब इस नेता की तरफ से इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक कमेंट किया गया था तो उसको लेकर पाकिस्तान में काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे और उन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान के एक मशहूर इंटरनेशनल क्रिकेट
जिनका नाम खालिद लतीफ है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया के पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें ये कह रहे थे कि जो भी इस इंसान को कत्ल करेगा मैं उसको 21,000 यूरो इनाम दूंगा। नतीजा ये हुआ कि नीदरलैंड के इस नेता ने खालिद लतीफ के इस वीडियो के ऊपर नीदरलैंड के अंदर ही केस कर दिया और कोर्ट से यह मांग की कि इस इंसान ने मुझको मौत की धमकी दी है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई चली और अभी सन 2023 में ही खालिद लतीफ को नीदरलैंड की अदालत की तरफ से लगभग 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हाँ, वो बात अलग है कि इस सजा को काटेंगे ये बिल्कुल भी मुमकिन नजर नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि खालिद लतीफ तो पाकिस्तान में रहते हैं और नीदरलैंड की पुलिस के लिए पाकिस्तान में आकर खालिद लतीफ को गिरफ्तार करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, इस पूरे मैटर की वजह से पाकिस्तान में नीदरलैंड के इस नेता को काफी धमकी मिली। अब आखिर में सवाल ये भी है कि अगर नीदरलैंड की पीएम की गद्दी पर ये नेता बैठेगा तो क्या सच में वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ किया जाएगा कि जो इस इंसान की आइडियोलॉजी या फिर इस इंसान की वादे कर रखे हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर एक्सपर्ट का यही मानना है कि माइग्रेशन या फिर इस तरह के जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर तो वो नीदरलैंड में काफी कुछ बदलाव नजर आ सकता है। मगर हाँ, जिस मस्जिदों पर पाबंदी, कुरान पर बैन या इस तरह के जो दूसरे सख्त वादे उनके इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नीदरलैंड के इतिहास का जो दस्तूर है उसके मुताबिक इस नेता को भी पूरे गठबंधन के साथ ही गवर्नमेंट बनाना होगी। अब हर पार्टी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी और अपनी एक अलग सोच होती है, तो जिन दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो हर मामले में ही नेता का साथ दे और इस नेता की एग्री कर जाए, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। फिलहाल होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी इस पूरे मैटर से रिलेटेड अपनी कीमती राय जरूर दें।